जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग ये जो 9th क्लास का जो हिस्ट्री है चैप्टर नंबर 3, आज इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें, यानी कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम लोग आज बेटर तरीके से जानेंगे कि इसका परिणाम आखिर क्या हुआ। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को पिछले कंटेंट्स में फ्रांस में जो भी घटनाएं घटी थी उसके बारे में बताया था, ठीक है। या जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं उन लोगों को भी मैंने क्लास में बढ़िया से समझाया था। जो भी नए व्यूवर्स हैं, आज हम लोग, ठीक ना, फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख जो है ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोगों के एग्ज़ाम जो होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम, उसमें पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो नए व्यूवर्स हैं आज मैं उन लोगों को बता देता हूँ बढ़िया से, और जो हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं उन लोगों को मैं बड़े बेहतर तरीके से ये समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को पढ़कर एक बार फिर से बता देता हूँ। फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें। तो आइए हम लोग जानते हैं आखिर जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, ठीक ना, लुई 16वां जो था किस तरीके से शासन व्यवस्था वहाँ पर था, लागू किया था, और बाद में किस तरीके से शासन व्यवस्था को, ठीक ना, बदला गया। तो यही सब पॉइंट्स है, उसके परिणाम क्या क्या हुए। आखिर जो जब लुई 16वां उस समय जब शासन कर रहा था तो क्या था, ठीक ना, और बाद में उसे क्या कर दिया गया। तो चलिए हम लोग बारी बारी से पॉइंट्स वाइज पॉइंट इसको जान लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए, वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिए, तभी जाके समझ में आएगा। यदि आप लोग स्किप करके देखते जाएंगे तो आप लोगों को पूरे पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज की टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूं राम सर और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल। तो चलिए, मैंने इसे बेटर तरीके से लिखने की कोशिश की है और शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है स्टूडेंट्स, सटीक लिखने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को याद करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो। इसे आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा अपने फेयर कॉपी में, ताकि आप लोगों को, ठीक ना, ये आंसर एक सटीक आंसर बन जाए, आप लोगों का एक फेयर कॉपी बन जाए। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग देख देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, फ्रांस की क्रांति के निम्नांकित दूरगामी परिणाम हुए। दूरगामी, है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए हम लोग पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा निरंकुश पुरातन जारशाही का अंत। निरंकुश पुरातन जारशाही का अंत मतलब राजशाही जो थी उस वक्त लुई 16वें की, है ना। तो जारशाही और राजशाही, ठीक ना, उस समय मतलब यूरोपीय देशों में बहुत ये प्रचलित थी, ठीक ना स्टूडेंट्स। जारशाही कहिए या राजशाही कहिए, एक ही बात होती है। लेकिन रूस में जो घटना घटी थी, ठीक ना, रूसी जो राजा होता था उसको जार कहा जाता था, लेकिन ये घटना फ्रांस की है, इसीलिए इसमें राजा ही कहे जाते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि लुई 16वां जो था इस समय फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा हुआ था, जो कि वो एक निरंकुश, ठीक ना, लोगों के हित के बारे में नहीं सोचा था। मैंने आप लोगों को समझाया था इस बात को, फिर से मैं बता देता हूँ। वो एक निरंकुश था, निरंकुश शासन व्यवस्था उसके शासनकाल में थी। वो जो भी अधिकारी रखता था, ठीक ना, अपने राजमहल में जो भी राज अधिकारी थे वो भी सब निठल्ले ही थे। उन लोगों को कोई भी चीज़ हैंडल करने के लिए, ठीक ना, वो योग्य नहीं थे। इसीलिए जो शासन व्यवस्था थी वो केवल जो चर्च थे, जो पोप था, उसी के माध्यम से चलता था, ठीक ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से जो फ्रांस की उस समय तत्कालीन व्यवस्था थी वो एकदम राजशाही थी, राजा के मत से ही चलता था। कोई भी रूल, ठीक ना, तुरंत धड़के से जो भी उस समय के जो चर्च थे उसमें जो पादरी होता था उसी के प्रभाव में वो लोग थे। और फिजूल खर्ची में तो एकदम आगे ही थे दोनों राजा रानी, ठीक ना। तो पूरी तरीके से फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो चरमरा गई थी एकदम पूरी तरीके से। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग जान लेते हैं कारण आज निरंकुश पुरातन राजशाही का अंत कैसे हुआ। इस पॉइंट में मैंने छोटा सा लिखा है, लेकिन सटीक लिखने की कोशिश की है। चलिए जान लेते हैं। तो मैं एक बार पढ़कर सभी चीज़ को, एक बार पूरे पॉइंट्स को मैं पढ़कर सुना देता हूँ, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट है हम लोगों का निरंकुश पुरातन राजशाही का अंत।
है ना स्टूडेंट्स। तो निरंकुश पुरातन जारशाही का अंत कर फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक युग को जन्म दिया। मैं समझाऊंगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं पहले पढ़ देता हूँ। जहाँ सामंतवाद को ख़त्म करते हुए स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व को प्रोत्साहित किया गया। तो इस तरीके से वहाँ पर बंधुत्व और समानता की बात कही गई है स्टूडेंट्स। मैं अभी समझाऊंगा। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। ठीक ना, धर्मनिरपेक्ष मैं समझाऊंगा, पहले पॉइंट में पढ़ देता हूँ। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। इस क्रांति ने राज्य को धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की तथा धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का उदय हुआ एवं लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब मैं इसको बारी बारी से समझाऊंगा स्टूडेंट्स। पहले आगे की पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा पॉइंट्स मैंने लिखा है यहाँ पर, व्यक्ति की महत्ता एवं जनतंत्र की स्थापना। व्यक्ति की महत्ता एवं जनतंत्र की स्थापना। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति की महत्ता पर बल देते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा की तथा राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांतों को समाप्त कर दिया। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। मैं सभी पॉइंट्स को समझाऊंगा। ये चौथा पॉइंट्स हमारा लास्ट पॉइंट है। चारे पॉइंट्स लेने की कोशिश किया स्टूडेंट्स, नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है, एग्ज़ाम में ज़्यादा लिखने नहीं होते हैं, तो इतना काफ़ी है। तो चलिए, मैंने उसमें से जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स है उसी को लेने की कोशिश की है स्टूडेंट्स। देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन, ये है हमारा चौथा पॉइंट। दास प्रथा का उन्मूलन तथा शिक्षा का प्रसार। तो सन 1794 ईस्वी को फ्रांस में कन्वेंस द्वारा दास मुक्ति कानून पारित किया गया। क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए दास मुक्ति कानून है, मैं बताऊंगा सभी को, ठीक ना। पारित किया गया जिसको अंतिम रूप सन 1848 ईस्वी को फ्रांसीसी उपनिवेशों ने प्रदान किया तथा शिक्षा के प्रबंधन को चर्चों के हाथों से छीन कर, देखिए यहाँ पर चर्च की बात आ गई स्टूडेंट्स, ठीक ना, चर्चों के हाथों से छीन कर सीधे सरकार के जिम्मे कर दिया गया। तो ये था हमारा 4 पॉइंट से इस क्वेश्चन का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग बारी बारी से इसको जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, है ना। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं। यहाँ पर निरंकुश पुरातन जारशाही का अंत। तो मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स, लुई 16वां जो था निरंकुश था और उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो एकदम, ठीक ना, पुरातन थी, पुराने भाव विचार का था। उसके जो भी अधिकारी थे उन लोगों में योग्यता नहीं थी कि वो राज्य काज को संभाल सके अच्छी तरीके से। इसलिए जो मन में आता था, भले वो जनता में किसी भी तरीके, समाज में किसी तरीके का प्रभाव पड़े, वो लोग क्या करते थे, वो नियम कानून थोप देते थे और ज़्यादातर कर संबंधित ही होता था, ताकि उससे उन लोगों को, ठीक ना, उनका जेब भर सके, राजकोष भर सके। तो जारशाही का अंत कर फ्रांस की क्रांति ने आधुनिक युग को जन्म दिया। तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स किस तरीके से, ठीक ना, जब ये फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद वहाँ की जनता जो थी उसमें आधुनिकता आई, लोगों के विचार, ठीक ना। देखिए यहाँ पर मैंने स्पष्ट लिख दिया, सामंतवाद को खत्म करके। सामंतवाद मैंने पिछले कंटेंट्स में समझाया था स्टूडेंट्स। यदि आप लोगों ने पिछला कंटेंट्स नहीं देखा है तो पिछला कंटेंट्स देखिए, उसमें बढ़िया से मैंने समझाया था। फिर से थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता देता हूँ सामंतवाद क्या है। सामंतवाद एक ज़मीनी व्यवस्था थी स्टूडेंट्स, जिसमें एक बहुत बड़े किसान होता था, ठीक ना, उसको जो राज्य थी, ठीक ना, जो राजा था उसको बहुत ज़मीन का एक बहुत बड़ा भूभाग दे देता था, जिसको सामंत कहा जाता था। और वही सामंत गांव के बड़े बड़े किसानों को ज़मीन का भाग दे देता था, एक बड़ा बड़ा भाग दे देता था। और जो ज़मींदार थे, ठीक ना, वो गांव के छोटे छोटे किसानों को
छोटे छोटे करके छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन दे दिया जाता था। तो इस तरीके से ठीक ना यह व्यवस्था सामंतवादी व्यवस्था कहलाई स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सामंतवाद को पूरी तरीके से ख़त्म करके ठीक ना स्वतंत्रता, ठीक है, मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से ठीक ना वो लोग प्रेरित हुए थे, इसलिए वो लोग स्वतंत्रता ही चाहते थे। तो सभी जो भी सर्वहारा वर्ग के लोग थे ठीक ना, मतलब जो मध्यम वर्ग के थे ठीक ना, गरीब थे, मजदूर थे, अध्यापक थे ठीक ना, मतलब तृतीय स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, उस समय तृतीय स्टेट की व्यवस्था थी। तो उन लोगों को अब स्वतंत्रता, समानता ठीक ना, समानता कहने का मतलब कोई भेदभाव नहीं, अधिकार सबका समान हो, एवं बंधुत्व, अब वो लोग भाईचारे के नाते से ठीक ना एक दूसरे से अपना काम निकालते थे और एक दूसरे की मदद कर देते। तो बंधुत्व को प्रोत्साहित किया है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से वहाँ जो निरंकुश और पुरातन जारशाही थी, राजशाही थी, उसको समाप्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। ठीक ना, यहाँ पर देखिए धर्मनिरपेक्ष, ये धर्म की बात करती है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है आप लोग समझते होंगे, यानी सभी धर्मों को समान दृष्टि से देना, समान मान्यता देना, है ना। तो इसके पहले क्या थी स्टूडेंट्स, फ्रांस में लुई 16वां जो था उसके समय में जो कुलीन वर्ग थे या जो मतलब राज्य से संबंधित रखते थे, राज्य अधिकारी थे, उन्हीं लोगों को ठीक ना जो धर्म था उन लोगों को बड़ा माना जाता था। चर्च के जो लोग थे उनके धर्म को माना जाता था, पादरी जो थे उनके धर्म को माना जाता था। लेकिन क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये धर्मनिरपेक्षता ठीक ना, अब सभी वर्गों को समान अधिकार दे दिया गया। चलिए समान अधिकार से सब लोग अपने अपने धर्म को मानेंगे ठीक ना, और जो सरकार थी वो भी सभी धर्मों को समान मान्यता दे दी। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ सभी धर्मों को समान मान्यता देना, सभी धर्म को मानना। तो इस क्रांति ने ठीक ना, इस क्रांति कहने का मतलब क्या, फ्रांस की क्रांति ना स्टूडेंट्स, ठीक ना, फ्रांस की क्रांति ने, इस क्रांति ने राज्य को धर्म से अलग कर, अब देखिए वो लोग तो बड़े बड़े जो कुलीन वर्ग थे उन्हीं लोगों को धर्म, जो नीचे तबके के थे ठीक ना, मतलब तृतीय स्टेट के जो लोग थे उनको बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो इसलिए अब क्या हुआ, उनके धर्म और जाति पाति के भेदभाव को मिटा दिया गया, धर्म से अलग कर दिया गया ठीक ना। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया गया, मतलब ऐसा राज्य की स्थापना किया जिसमें सभी धर्मों की मान्यता समान हो, सभी धर्म के मानने वाले लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, तथा धार्मिक क्षेत्र में, है ना स्टूडेंट्स, धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का उदय हुआ। बड़े बड़े विचारक आए, उन्होंने समाज को समझाया, जो भी कुरीतियाँ थी धर्म में ठीक ना, उन्होंने चर्च के जो आवंडर थे उसको हटाया, समझाने की कोशिश की। तो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई, है ना, मतलब वो लोग अपने अब स्वेच्छा से जो धर्म मानना हो ठीक ना वो लोग मान सकते थे। मैंने इधर पिछले कंटेंट्स में बताया था स्टूडेंट्स, जो उन लोगों की नीति थी ठीक ना, उन लोगों ने ज़बरदस्ती अपने धर्म को थोपने की कोशिश की थी, और जो भी राजा था वो चर्च के प्रभाव में था, इसलिए ऐसा होता था ठीक ना। लोग केवल एक ही धर्म को ठीक ना मान्यता देते थे और वो कुलीन वर्गों के हाथों में था वो। लेकिन अब क्या हुआ, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, कोई भी आदमी अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी पूजा पाठ कर सकता था, है ना स्टूडेंट, कोई भेदभाव नहीं रखा गया। चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, व्यक्ति की महत्ता, यानी कि व्यक्ति जो था अब उनकी महत्ता को पहचाना गया ठीक ना। और व्यक्ति क्या हुआ कि व्यक्ति की जो भागीदारी है ठीक ना उसको तजव्वुल दिया गया, है ना स्टूडेंट्स। एवं जनतंत्र की स्थापना, यानी कि लोगों का जो तंत्र होगा ठीक ना वही जनतंत्र कहलाता है, लोगों के मत द्वारा जो चलेगा सरकार ठीक ना, उसी को जनतंत्र कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए व्यक्ति की महत्ता एवं जनतंत्र की स्थापना, तो फ्रांस के नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति की महत्ता पर बल देते हुए, मैंने बताया था स्टूडेंट जो समाज है एक एक व्यक्ति को मिलकर ठीक ना, एक एक व्यक्ति की भागीदारी होती है उसमें, एक इस तरह के से एक एक व्यक्ति मिलकर एक बड़े समाज का निर्माण करता है। तो व्यक्ति की महत्ता होने के कारण असेंबली ने क्या किया,
इस पर बल देते हुए नागरिकों के मौलिक अधिकार, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की घोषणा तथा राजा के दैवी अधिकारों के सिद्धांतों को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह मौलिक अधिकार है, ठीक ना, जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, ये मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तभी से ये अधिकार उन लोगों को प्राप्त होता है। शिक्षा का अधिकार हो गया, ठीक ना, और सब मतलब सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभों का अधिकार, ठीक ना, ये सब था। लेकिन उसके साथ कर्तव्य भी जुड़ा हुआ रहता है स्टूडेंट्स। कर्तव्य कहने का मतलब मान लीजिए अब केवल अधिकार ही दे दिया जाए, उसमें अंकुश लगाने वाला यदि कुछ नहीं रहे तो फिर तो ये अधिकार जो है ये बढ़ता जाएगा उन लोगों का, ठीक ना, अपराधी घटनाएं ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसमें केवल अधिकार ही रहेगा। इसलिए उसके साथ कर्तव्य को भी जोड़ा गया है ना। तो कर्तव्यों की घोषणा की गई तथा राजा के दैवी, मैंने कहा था स्टूडेंट्स, ठीक ना, वो क्या, वो केवल चर्च जो था, ठीक ना, जो भी पादरी थे उसके प्रभाव में था। तो दैवी जो अधिकार थे उसके जो सिद्धांत तक का पालन करता था, ठीक ना, लुई 16वां, उसको अब समाप्त कर दिया गया, उसके सिद्धांत जो थे अब समाप्त कर दिया गया। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा परिणाम हुआ फ्रांसीसी क्रांति का, है ना। तो अब ये लास्ट पॉइंट है हम लोगों का, चौथा पॉइंट, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन तथा शिक्षा का प्रसार। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से समझा देता हूँ, दास प्रथा क्या होती है। दास प्रथा क्या है स्टूडेंट्स? आप लोग को मैंने पिछले कंटेंट्स में या क्लास में मैंने समझाया था। दास प्रथा होती है, ठीक ना, देखिए कोई भी व्यक्ति है, उसके परिवार का कोई व्यक्ति किसी के राजमहल में काम करता है ना, तो उसका बेटा, उसका पुत्र, ठीक ना, उसके नाती पनाती, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वो राज्य के जो अधिकारी होते थे, जो राजा होते थे, उसी की सेवा करते आ रहे थे वो लोग। इसीलिए इस व्यवस्था को दास प्रथा कहा गया, है ना, का उन्मूलन तथा शिक्षा का प्रसार किया गया। उन्मूलन कहने का मतलब अब वो व्यवस्था जो थी उसको हटा दिया गया, है ना, जो दास प्रथा थी उसमें, ठीक ना, उसको समाप्त कर दी गई। अब वो लोग स्वतंत्र होकर, देखिए उस समय ज़्यादातर, ठीक ना, दासों का व्यापार भी होता था स्टूडेंट्स, ठीक ना, वो लोग एकदम जहाज भर भर के दासों को बेचा करते थे। तो ये प्रथा जो थी ये बहुत मतलब एक निंदनीय प्रथा थी, ठीक ना, लोगों का व्यापार किया जाता था। तो ये जो व्यापार था वो समाप्त कर दिया गया, और जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोग, ठीक ना, दास बनते आ रहे थे उसको ये समाप्त कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको पढ़ देता हूँ। सन 1794 ईस्वी, ठीक ना स्टूडेंट्स, 1794 ईस्वी को फ्रांस में कन्वेंस द्वारा दास मुक्ति कानून, ठीक ना, वही व्यवस्था जो मैंने अभी कहा था, ठीक ना, उसको मुक्ति दी गई कि आदमी की स्वतंत्रता को हम लोग बांध कर नहीं रह सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से जो कन्वेंस था उन्होंने यह घोषणा की कि दास मुक्ति कानून बनाया जाए और इसके तहत, ठीक ना, जो भी मजदूर हैं, जो भी गरीब हैं, उनकी मुक्ति दी जाए। तो इस तरीके से पारित किया गया, जिसको अंतिम रूप सन 1848 में, मैं बता दूं स्टूडेंट, देखिए फ़र्क है यहाँ पर 1794 और 1848 है, मतलब इसमें लगभग 6 वर्ष और यानी कि लगभग 54 वर्षों का डिफरेंस है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर आप लोग माइनस करके देखिए, ठीक ना। तो देखिए इतने वर्षों तक तब क्या हुआ था, मान लीजिए इतना में पारित किया गया था, ठीक ना, इस कानून को, लेकिन अंतिम रूप इतना में दिया गया। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इस बीच, ठीक ना, इस बीच जो नेपोलियन बोनापार्ट का हस्तक्षेप था वो महत्वपूर्ण है। उसने इस व्यवस्था को, जो दास मुक्ति कानून था, इसको समाप्त कर दिया था, ठीक ना स्टूडेंट्स, और बीच में अपना खूब मतलब राज्य को प्रसार किया था। मैंने पिछले कंटेंट से बताया था नेपोलियन का हस्तक्षेप कैसे हुआ था, ठीक ना स्टूडेंट्स। उसने किस तरीके से जो छोटे छोटे राज्य थे, ठीक ना, इटली के, जर्मनी के, ठीक ना, उन प्रांतों को मिलाकर इसने खूब अपना राज्य चलाया था, अपने शक्ति का प्रसार किया था। तो ये सब समाप्त कर दिया था दास मुक्ति कानून को, ठीक ना। लेकिन जैसे ही क्रांति समाप्त हुई, ठीक ना, और
जो भी फ्रांसीसी उपनिवेश थे उन्होंने फिर से इस जो दास मुक्ति कानून था इसको पुनः ठीक ना स्थापित किया और इसको अंतिम रूप प्रदान किया गया। और सरकार जो थी ठीक ना किया तथा शिक्षा के प्रबंधन को अब चर्चों के हाथों से, चर्च ही उस समय शिक्षा दीक्षा का काम करते थे, शिक्षा होती थी चर्चों में ही। लेकिन अब क्या हुआ, उनके हाथों से छीनकर सीधे सरकार के जिम्मे कर दिया गया। अब जो शिक्षा नीति थी, जो शिक्षा थी, वो क्या हो गया, अब सरकार के जिम्मे हो गया कि जो भी नागरिक हैं, जो भी बच्चे जन्म लेंगे ठीक ना, उनके शिक्षा दीक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का जिम्मेवार ठीक ना सरकार होगी। उनके खर्चा जो होगा ठीक ना, प्रारंभिक शिक्षा का खर्चा सरकार उठाएगी। इस तरीके से शिक्षा को बहुत सुधारा गया, बहुत हद तक ठीक ना। इस तरीके से जो समाज था अब पूरी तरीके से ठीक ना उन्मूलन हो चुका था। उनकी जो समस्याएं थी वो हल हो चुकी थी। और उसका कारण क्या था, यही फ्रांस की क्रांति ठीक ना। तो इस तरीके से फ्रांस की जो क्रांति हुई उसका परिणाम यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बहुत दूरगामी हुआ ठीक ना। जो समाज, जो नई समाज थी, जो नई व्यवस्था थी, वो वास्तव में ठीक ना एक समाज को बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंचा सकती थी। एक ऐसा मार्ग प्रशस्त कर सकता था जिससे जो जनता थी उनका जो भविष्य था, जो बच्चों का भविष्य था वो उज्जवल हो सकता था और जो कष्ट थे उनके जीवन में वो दूर हो सकता था। तो ये सारा कारण जो था ठीक ना, ये फ्रांस की क्रांति के परिणाम था। उसके परिणाम से ही यह संभव हो सका। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये जो टॉपिक है अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि समझ में आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में भी इसको प्रसार कीजिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है हमारा समाप्त होता है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत छोटा है ठीक ना, 4 पॉइंट है, छोटा छोटा मैंने लिखने की कोशिश की है। आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स एक बात और है, कुछ स्टूडेंट्स ठीक ना जो मतलब उतना मोबाइल नहीं चलाते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ठीक ना प्रॉब्लम हो रही है कंटेंट ढूंढने में। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों को मैंने कहा था ठीक ना, कोई भी कंटेंट्स हो आप लोगों के क्लास का ठीक ना प्ले लिस्ट बना दिया गया है। आप लोग सीधे पॉइंट ऑफ सक्सेस ठीक ना चैनल को ढूंढिए, अपने इंस्टीट्यूशन के चैनल को ढूंढिए, पॉइंट ऑफ सक्सेस यूट्यूब में सर्च कीजिए। जब खुलेगा तो ऊपर ही प्ले लिस्ट एक लिखा रहता है ठीक ना, यहाँ होम लिखा रहेगा, वीडियोस लिखे रहते हैं, उसके बाद प्ले लिस्ट लिखा रहता है। प्ले लिस्ट जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा प्ले लिस्ट में, यहाँ पर देखिए लिखा रहता है ठीक ना, इधर होम लिखा रहेगा, यहाँ वीडियोस लिखा रहता है, यहाँ प्ले लिस्ट लिखा रहता है और भी इधर कुछ लिखा रहता है ऊपर ही ठीक ना, हेडिंग में ही। तो वहाँ पर देखिएगा प्ले लिस्ट लिखा रहेगा, उसको जब आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आपके सारे वीडियोस ठीक ना, आप मतलब आपके जो जो क्लास के बनाया गया है ठीक ना वो दिखाई देंगे। तो अपना क्लास आप लोग ढूंढ लीजिए, 9th क्लास हिस्ट्री लिखा होगा प्ले लिस्ट में, तो उसको क्लिक कीजिएगा तो आपके क्लास का, केवल आपके क्लास का पूरा वीडियो दिखाई देगा उसमें, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप लोग अपने क्लास के वीडियो को आप लोग ओपन करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ठीक ना अब आप लोगों को अपना कंटेंट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप लोगों से लेंगे विदा ठीक ना। तब तक के लिए आप लोगों बढ़िया से ठीक ना, जो भी क्वेश्चंस दिया जा रहा है उसको बढ़िया से ध्यान से पढ़िए और इसको याद कीजिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 3 बार पूछा हुआ है आप लोगों के एनुअल एग्जामिनेशन में। आप लोग पुराने पेपर्स को यदि उठा कर देखें तो उसमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है स्टूडेंट्स ठीक ना। तो चलिए आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले कंटेंट्स में। अब तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये तो लास्ट है ठीक ना। अब जब अगला चैप्टर पढ़ाई होगा आप लोगों का तो उसमें सारा क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा इसी तरीके से। स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल घंटी जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स लेते हैं आपसे विदा और वादा के साथ कि अगले कंटेंट में आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खाइए पीजिए, मस्त रहिए और कोरोना से बचकर रहिए, सबसे बड़ी बात है। तो स्टूडेंट्स जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले कंटेंट्स में।